So children, let us start the class today. And today we will study about, in the last class we studied about the drift velocity. What was the final formula we got it for the drift velocity? We got the drift velocity as, that is equal to E, capital E, divided by the mass of the electrons multiplied by time. Now what is this tau? The tau is called as what? Relaxation time. Relaxation time. Tau is called as the relaxation time. इसकी मैंने बोल दिया पिछली वाली क्लास में मैंने ये बताया, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू टक्कर. इलेक्ट्रॉन जो फ्री वाला होता है, जब इलेक्ट्रिक अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वो दौड़ने लगता है और दौड़ने के बाद किसी और पॉजिटिव चार्ज से या किसी और चीज से टकराता है, तो दो टक्कर के बीच का जो एवरेज टाइम है दैट इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम. तो एक और डेफिनेशन भी है इस रिलैक्सेशन का टाइम का. This is the, please write down all of you after the class. I'll give you the PDF. Now this is equal to the mean free path of electron, the whole divided by the drift speed of the electron. Drift speed मतलब average speed. ठीक है? Okay. Now we are going to talk about, that is the mobility. Mobility मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल मेटल के अंदर या कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर या किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कितना मोबाइल हो सकता है, मतलब कितने आराम से घूम सकता है. अपन बोले अरे इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहा है, अरे कितने आराम से, कोई मेजरमेंट होना चाहिए. समझ रहे हो सब लोग? मतलब दिस इज द मेजर ऑफ कितने आराम से इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो मेटल में, और चार्ज पार्टिकल गैसेस में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी हो सकते हैं, तो कितने आराम से घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द mobility. So mobility is measured as mu. It is measured as mu and that is equal to the formula के अनुसार, that is the drift velocity divided by electric field. So drift velocity is Vd divided by E. अरे अभी भी अपन ने Vd का फॉर्मूला निकाल रखा है. क्या लिखेंगे इसके लिए? E, capital E divided by mass multiplied by 1 upon E. E cancel, है ना? E और टाउ कहाँ गया? टाउ तो है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? That is equal to small e into tau divided by E. So this is for electrons. This is the mobility of electrons inside the metal. Right, inside the metal. So you have got that is mu E, that is equal to E tau divided by कितना आ गया? That is equal to m into. या अगर हमने ले लिया कोई भी अलग से चार्ज पार्टिकल, that is charge into relaxation time divided by its mass. मास ज्यादा, मोबिलिटी कम. तो अब बताओ प्रोटॉन का ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा? प्रोटॉन का मोबिलिटी कम होगा बेटा, मास ज्यादा है ना. तो अपन को क्या दिख रहा है? दिस मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? एंड मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम. तो रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा रहेगा तो उसका उतना मोबिलिटी रहेगा. टक्कर कम हो रहा है इसका मतलब, है ना? मास जिसका ज्यादा रहेगा बेचारा भारी भरकम चल नहीं पाएगा. तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अपन को मेजर में भी मिल गया है. इज दिस क्लियर? राइट? ओके. नाउ we have to find out the next is, please understand this is okay. Mobility is okay. Mobility सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Next we come to the relation between current and relation between the current and
drift velocity, the relation between the current and the drift velocity. करंट का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए. अभी मैं आप लोगों से डिराइव करवाऊंगी खुद से, आप लोग मुझे ये वाली फॉर्मूला के बीच में डेरिवेशन खुद करो. अच्छा, सबको मालूम है करंट कितने के बराबर है, बोलो रे प्रशांत. करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. यहाँ पर मैं चार्ज किसको बोलूंगी, सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलूंगी मेटल के अंदर. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलूंगी ना, या Q by T. यहाँ दयानंद, या ओके. सो आपने क्या करनी है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज आपके पड़े हैं. चार्ज पड़े हुए हैं तो मैंने आपको पता करना है कि भैया टोटल चार्ज कितना है. करंट के लिए मुझे टोटल चार्ज की जरूरत है. मैं टोटल चार्ज कैसे निकालूं. मान लेती हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर की दैट इज इक्वल टू b है, और इसकी जो लेंथ है से दैट इज इक्वल टू c. कितनी है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया वायर का, L into A. L into of the wire that is equal to L multiplied by A. L is the length and A is the area. Now, if I say the electron, यानी कि free electron density, free electron density is equal to M. That is equal to number of free electrons per unit वॉल्यूम. मतलब एक वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. तो मैंने कह दिया दैट इज इक्वल टू m, स्मॉल m. ठीक है, तो आप मुझे बताइए what is the total number of charge inside this wire or total number of the free electrons inside the wire. Total number of free electrons in this wire. अगर मैंने पूछा वो n है तो आपका जवाब क्या होगा, तो बोलेंगे that is equal to volume of wire multiplied by क्या रहेगा, Small n. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ द वायर को हमने ले लिया था v, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लिया था n. वॉल्यूम क्या निकाल रखा था तुमने, बोला a into l मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा n. सो ये मेरा n हो गया. तो अपन जब चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Q is equal to M multiplied by E. What is M? The total number of particles which are free. And E क्या है, the charge of electron. कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसका टोटल मिला के चार्ज मिल जाएगा मुझे. सो कितना मिला, N is equal to A L small n into E. मेरे पास चार्ज आ गया, मेरे पास चार्ज आ गया. Q मिल गया मुझे. yes, yes. Q मिल गया. Yes, ma'am. मैंने कॉमन सेंस लगाया और चार्ज निकाल दिया. अब मुझे बताएंगे what is the value of current. करंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है मेरे पास, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. अरे बच्चा, I is equal to Q divided by T. अरे मैंने चार्ज तो निकाल लिया ना, चार्ज निकाल लिया था ना. अब मान लो सारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है लेट इट बी इक्वल टू v, और इसकी जो लेंथ है वो तो मुझे मालूम है l है. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकला vd स्पीड से तो इधर तक का कितने समय के बाद वो पहुंच जाएगा, बोलिए. L upon BD. या सो अगर हमने बोला सिंपल बेटा, बाकी बहुत डेरिवेशन में बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करता. अभी मैं स्टेप्स लिखाऊंगी ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. तो मैंने कहा टाइम
taken by an electron to reach from end B to end A with drift speed of vd. तो t ले लेते हैं टाइम. तो भाई सबको मालूम है ना, दैट इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना है बोला l, एंड स्पीड कितना निकाल रखा है vd. टाइम भी मिल गया, टाइम भी मिल गया. तो आपने क्या निकाली है, तो बोले करंट. देयरफॉर करंट, करंट इज इक्वल टू आपने क्या बोला, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. चार्ज कितना निकाल के लिखा तुमने, a into l into n into e डिवाइडेड बाय vd निकालना. vd कितना है आपके पास, l है ना. टाइम चाहिए था ना, टाइम इज इक्वल टू क्या रखेंगे, l बाय vd. टाइम से डिवाइड कर रहे हैं अपन ने इसको, तो क्या मिला बोलिए, दैट इज इक्वल टू a l n e divided by l multiplied by vd. l और l को कैंसिल, बचा कितना करंट, तो बोले a है, n है, e है, vd. तो चलो थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं. I is equal to n e a vd. I is equal to n e a vd. चलो अब मैं 3 स्टेप्स आपको बता दूं. 3 स्टेप्स, यस 3 स्टेप्स, मैम. 3 स्टेप्स. इसको लिखना नहीं है ना एग्जाम में, आपके लिए. हाँ, तो 3 स्टेप्स के लिए स्टेप नंबर 1 फाइंड चार्ज, स्टेप नंबर 2 फाइंड टाइम, स्टेप नंबर 3 फाइंड clear, yes. Step number 1 find charge, step number 2 is find time, or step number 3 you all know, find current. Okay, yes, let me explain to you once again. Now we can write, this is in the macroscopic form. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में अगर अपन और लिखना चाहिए तो I is equal to n e a vd, और हमको पता है vd कितने के बराबर है, e कैपिटल E tau डिवाइडेड बाय n. सो I की वैल्यू कितनी होती है, e a into स्मॉल e कैपिटल E tau डिवाइडेड बाय n. सो क्या आ गया, n आ गया, e स्क्वायर आ गया, फिर एक मिनट e आया, चाउ आया, a आया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, n. राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर. नाउ वी टॉक अबाउट द करंट डेंसिटी. हाउ डू यू फाइंड आउट द करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय area of cross section of the wire. ठीक है, सो करंट का फॉर्मूला आपने निकाल रखा है, n e स्क्वायर कैपिटल E tau a डिवाइडेड बाय n इनटू एरिया 1 upon a, 1 upon a, 1 upon a कैंसिल हो जाएगा. तो करंट डेंसिटी होता है J. तो J की फॉर्मूला होती है that is equal to n e square tau by n into e. This is the formula for the current density. This is the formula for the current density. Is this clear? Okay, ma'am. Yeah. इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यही तो बोला मैंने, यही तो बोला. इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता है जब करंट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है. कब नहीं रहता है, कब नहीं रहता है, जब वो स्टैटिक कंडीशन में होता है. जब वो
करंट वाली बात करते हैं, जब करंट हमारी फ्लो होती रहती है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ठीक है, यही मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो जे का फॉर्मूला आपको मिल गया है, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, सो आई का अपन लोग लिखेंगे ओम्स लॉ। अच्छा, कितने लोगों को ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V is proportional to I, यानी V by I जो होता है वो होता है कांस्टेंट, और जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वल टू, हाँ या नहीं? अच्छा चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं I की वैल्यू क्या निकाले बेटा, यहाँ से अपन कॉपी करते हैं, देखो I is equal to n e square capital E into tau into a divided by n, yes, ठीक है बेटा। यहाँ इसी से ओम्स लॉ निकालने की सोचते हैं अपन, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना अपना फॉर्मूला बताएंगे। हमारे पास है, हमने डिराइव कर रखा है, थोड़ा ऊपर करती हूँ इसको, करंट को हमने निकाल रखा है I is equal to n e square tau कैपिटल E into E, यही था, ये तो बाद में क्या करेंगे। अच्छा बेटा, E के बदले में क्या लिख सकते हैं बेटा? E के बदले में क्या लिख सकते हैं, बोलो। E is equal to कुछ नहीं, B divided by L कर दो, B divided by L कर दो, दिक्कत कुछ बिल्कुल नहीं है ना। E का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो वायर में बन रहा था, है ना, और वो क्या था बोलो, वो था V divided by L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो हमने लिखा ये मेरा I है, दैट इज इक्वल टू n e स्क्वायर टाउ, और a को यहाँ लिख दो और यहाँ लिखो v, और e की जगह v डिवाइडेड बाय, यस। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, मेरे को क्या चाहिए ओम्स लॉ के लिए? मुझे चाहिए v बाय i। क्या इस एक्सप्रेशन से मैं v बाय i निकाल सकती हूँ? बोले हाँ बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो क्या करना चाहिए? v डिवाइडेड बाय i, i को नीचे लाए और जो बचा कुछ है सबको इस तरफ लेके गई, तो क्या मिलेगा? l अपॉन, बोलो, n e स्क्वायर टाउ इनटू a, यही आया ना? m हाँ, I के वैल्यू में डिवाइडेड बाय m भी तो होगा ना साथ में। कहाँ पर? कहाँ m है? यहाँ पर m, तो ये m कहाँ आ गया मेरा? आ गया। तो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को और देख, यहाँ v बाई आई जो था तो हमने कह दिया कि r, अरे बचपन में सुखी आत्मा लोग क्या पढ़े थे यहाँ पर? r इज इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़े थे। अरे यहाँ कुछ ऐसे कुछ है क्या? देखो m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टाउ, और ये आ गया l बाई ए, आया रे बच्चा? यस कुछ नहीं किया मैंने, Yes, इसको ma'am. उल्टा सीधा ऐसे ऐसे कर दिया थोड़ा थोड़ा, एल को यहाँ लेके गए, ए को उसके नीचे ले आई, तो ये क्या है? बताओ, कंपेयर करो। Resistivity. हाँ, तो ये क्या मिल गया? v by i is equal to resistivity, तो ये मेरे को मिल गया v by i that is equal to रो l by a। इससे हमको समझ में आ गया कि रो यानी रेजिस्टिविटी होता है m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ, रो इज इक्वल टू m, है ना, डिवाइडेड बाय n into e स्क्वायर into टाउ। देखो बेटा, मास इलेक्ट्रॉन का चेंज होता क्या? नहीं, क्यों चेंज होगा भाई? मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट ही रहता है। चलो चार्ज के बारे में क्या कहना? चार्ज भी कांस्टेंट रहता है। ये n क्या है, कोई बताएगा मुझे? n का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। n क्या था बोलो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ क्या? टाउ क्या है? तो बोले रिलैक्सेशन टाइम।
Now is the relaxation time. अब एक काम करते हैं, हम ना टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं. क्या m चेंज होगा? क्या m चेंज होगा शिवानी? आज तो शिवानी को तंग करना है मुझे. m चेंज होगा. शिवानी m चेंज होगा, बोलो भले. कम ऑन. माइक अनम्यूट करिए. बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसको मैं पूछ रही हूँ वो बताएं प्लीज. शिवानी. नो मैम. n चेंज होगा, e चेंज होगा. e चेंज होगा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या? नो मैम. अच्छा, व्हाट अबाउट n? व्हाट अबाउट n? n चेंज होगा क्या? n मतलब नंबर. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होगा क्या? खास चेंज. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खास चेंज नहीं होगा. लेकिन मैं लास्ट आपसे पूछती हूँ, क्या हमारा टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा क्या? इसका जवाब क्या है? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को घटाओ यानी ठंडा कर दो तो रिलैक्सेशन टाइम आपका बढ़ जाता है. मतलब ये जो रो है, हम बचपन में सीख रहे थे कि वो कांस्टेंट था, तो अब ये कांस्टेंट नहीं माना जाएगा. तो रेजिस्टिविटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ये किसका फॉर्मूला निकल गया? रेजिस्टिविटी निकल गया. और रेजिस्टिविटी का कौन सा फॉर्म है? ये आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म. यहाँ से आपको क्या पता चलता है? जो रेजिस्टिविटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, है ना. इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाउ. किस बात पे डिपेंड करता है? टाउ डिपेंड्स ऑन Temperature. और अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका मतलब टाउ क्या हो जाएगा? Decrease. Decrease. और इसके चलते हमारा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? नीचे. तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. Increase. टेम्परेचर को आपने घटाया तो टाउ क्या होगा? इंक्रीज. और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. राइट. अच्छा, अब हमारे पास में जे के लिए एक और फॉर्मूला आ गया. जे के लिए हमने ये पूरा रखा था. बेटा ये पूरा किस चीज का फॉर्मूला है? ये चीज किसका फॉर्मूला है? Current density. करंट रेजिस्टिविटी का. तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला क्या हो गया? हमें पता है जे का. आप लोग फॉर्मूला बोलो कितना आ गया था? देखो जे का फॉर्मूला क्या बोले थे आपने? n e स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय, है ना. तो ये पूरा किस चीज का फॉर्मूला है? j इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू e. तो इसका मतलब j is equal to sigma into E, where rho is called as the, what is rho? Rho is resistivity, and 1 upon rho, that is sigma, which is called as conductivity. याद रहेगा? तो J is equal to sigma E, which is a very, very important relationship. And this is called as the microscopic form of the Ohm's law. What is this? What is this? This is called as the microscopic form of Ohm's law. Okay? This is called as the microscopic form of the Ohm's law. Done? Yes? Huh? Understood all of you? Yes, ma'am. Okay. So, the next topic what we are going to deal with is nothing but
are going to talk about whatever we have studied in the class 10. For another 3 minutes, we will be just revising what we have done it in the class 10. So, simple. We know we had studied about the Ohm's law. क्या पढ़े थे Ohm's law में? Ohm's law पढ़े थे बच्चे लोग. Ohm's law क्या बोला? Ohm's law is equal to V by I, which is equal to R. इस दौरान क्या क्या constant रहना चाहिए? Temperature constant. Physical condition वो भी सेम. स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट वायर में नहीं होना चाहिए, तभी तो बोलते हैं फिजिकल कंडीशन को स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब हम लोगों ने ये सब कंडीशन को रखते हुए कंडक्टर के लिए निकाला. तो ओम्स लॉ के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? तो भैया क्लास 10 पे हम लोग लेते थे V डिवाइडेड बाय I x एक्सिस पे और V y एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन निकालते. लेकिन अब हम लोग सारे को V और I को लेंगे, ये भी तो स्ट्रेट ही आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना. तो आपको ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा. और याद दिला दूं, हमारे पास रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया. रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या लेते हैं? याद आ रहा? चलो चलो, याद आ गया होगा. R1 है, R2 है, R3 है. और इसमें सब में क्या था? सेम. तो बोले करंट सेम था भाई, तो रेजिस्टेंस को निकालना है तो क्या करते थे? R1 प्लस R2 प्लस R3. याद आ गया? यहाँ पर क्या सेम रहता है? तो बोले करंट सेम रहता है. ठीक है. और जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 ले लिया और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम V2 ले लिए और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम V3 ले लिए और हमने टोटल पोटेंशियल जो ले ली है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लेते हैं. याद आ गया? अब पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या सेम रहता है, वो याद आ गया? Yes. रेजिस्टेंस इन क्या लेंगे बेटा? पैरेलल. ठीक है. रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या करते हैं? वही तो था अपना क्लास 10 पूरा खेल था अपना, राइट. इसको हम 3 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं. हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गई, इसको हमने पैरेलल कनेक्शंस बोला. रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 R2 R3. क्या सेम रहता है इसके अंदर? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. दैट इज A है, ये B है, तो VAB दैट इज इक्वल टू V1 दैट इज इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू V3. सो VAB की मैं बात करूं तो V1 क्या होता है? दैट इज इक्वल टू, यहाँ करंट क्या हो जाता? देखो यहाँ से अगर करंट आया तो उसके पास में 3 रास्ते मिल जाते हैं, तो टोटल करंट हो जाता है I. तो V1 मेरा कितने के बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू I1 into R1. That is also equal to I2 into R2. That is also equal to I3 into R3, and that is equal to the total current I into the total resistance which is there in the parallel. Right? इस particular equation से मुझे क्या मिलता है? तो बेटा इसके अंदर हमें ये मिलता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि करंट मेरा कम होगा. भाई कौन ऐसा है जो करंट हो या गम हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, कठिन रास्ते से कौन जाना चाहेगा? सिंपल है. कठिन रास्ता से क्यों जाएगा कोई? करंट हो तो ठीक है ना, उसके पास में भी बुद्धि है, नहीं जाऊंगा बोलता है. तो रेजिस्टेंस जहाँ ज्यादा तो करंट क्या हो जाएगा आपके पास, है ना. ओके. और रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमें पता है इस सबको लेकर के बनाएंगे तो टोटल करंट जो हमारा I होता है ना, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. जब इसको लेके डिराइव करेंगे तो हमको मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. बस खत्म हो गया हमारा क्लास 10 का रिवीजन खत्म. हाँ. चलिए अब बात आती है कि मेरे पास
रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है बताइए। रेजिस्टेंस आर आपने कह दिया दैट इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो आपने बोला रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस बातों पे, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो बोले रो यानी कि मटेरियल पर, एल यानी कि लेंथ पर, ए यानी किस पर, दैट इज एरिया पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर यानी कि द फिजिकल कंडीशन remains the same, तो आपके पास R is directly proportional to L and R is inversely proportional to E. Then there is another important factor, है ना, तो हमारे पास जो होता है ना, हाँ यहाँ बोल सकते हैं factors affecting resistance, ठीक है। अगर टेम्परेचर, इसमें फिजिकल कंडीशन से है ना, इफ टेम्परेचर इंक्रीज तब क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। इज दिस क्लियर? क्यों होता है, क्यों होता है बोलो, आप लोग अभी भी बताया था मैंने, क्यों है ना, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ क्यों, आपको बताना पड़ेगा। आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, बोलिए, यहाँ पर क्या था, m into L by A, नीचे क्या आया था, E square n tau, तो भाई सब कुछ कांस्टेंट होते हुए भी ये टाउ का असर था, है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो टाउ के चेंज होने पर आपकी रेजिस्टेंस चेंज होगी, यानी टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर मैं दूसरे सवाल का जो बताऊंगी जवाब, दैट इज कितना, यहाँ पर क्यों, इसका रीजन ये आ गया। आपको क्या बताना है बेटा, कितना रेजिस्टेंस ठीक है, कितना बढ़ेगा टेम्परेचर को बढ़ाने पर, तो देयर इज अ फॉर्मूला, RT is equal to R naught 1 plus alpha into del T. Very important formula. RT that is equal to R naught 1 plus alpha into del T. Temperature coefficient होता है alpha. So if I want to define what is alpha, alpha is change in the resistance per unit resistance per unit rise in the temperature, right? This is the definition. ये उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा RT is equal to R naught 1 plus alpha into del T, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए we can devise a thermometer, अब ये पढ़ लिए, तो इसका वन ऑफ द यूज क्या होता है, तो इसका यूज बनाने के लिए we will be measuring temperature, यानी क्या बनाएंगे इससे, इससे क्या बनाएंगे, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को तो अपन बचपन में सिर्फ वो लिक्विड वाला थर्मोमीटर देखे बेटा, तो रेजिस्टेंस का भी हमारे पास में एक थर्मोमीटर हो सकता है। कैसे, तो मुझे पता है कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस की रेजिस्टेंस में टेम्परेचर की चेंज की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं फर्नेस का टेम्परेचर लेना चाहती हूँ ना, तो आई एम वर्किंग इन ए फर्नेस, जैसे भिलाई स्टील प्लांट में मैं वर्क कर रही हूँ, और भिलाई स्टील प्लांट में वर्क करते करते मुझे उसका हाई टेम्परेचर, देखो 1200 डिग्री का टेम्परेचर होता है, चलो बालकों में कर लेते हैं, तो बालकों में जो टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो मैं ये मेर्क्यूरी थर्मामीटर्स को वहां पर यूज नहीं कर सकती, वहां पर मुझे और फिजिकल कंडीशंस को लेना। Is this clear?
मैं साधारण टेम्परेचर के लिए वहां पर मेजर करने के लिए इतना हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस वाला थर्मोमीटर यूज करूंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इरिडियम प्लैटिनम का जो रॉड है उसको ऑलमोस्ट टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस पे काफी चेंजेस आता है। वैसे कैसे कई सारे मटेरियल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, है ना, जो क्या करते हैं लेबोरेटरीज में बैठ करके इसी पर रिसर्च करते हैं, सालों पीएचडी करते हैं, है ना, ऐसे मटेरियल्स बनाते हैं, कॉम्पोजिशंस को वैरी कर करके टीडीएस जॉब है मेरा, बहुत टीडीएस जॉब है, और वहां पर वो लोग ऐसे वाले मटेरियल्स बना करके निकाल के हमें दे देते हैं जिसकी टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है हम स्टडी करते हैं और वो एकदम परफेक्ट होता है। तो अब उसको यूज करके हमें बनाना है थर्मोमीटर। तो चलिए बनाते हैं थर्मोमीटर, किस प्रकार से होगा, है ना, मेरा भाई यूज कर रहा होगा ब्लैक स्ट्रीट प्लांट में बैठ के ब्लास्ट फर्नेस को, ठीक है। तो वो क्या यूज करता है उसको मैं बहुत सालों से नहीं पूछी हूँ, हम लोगों की अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी वाली हो गई है ना, तो वो टेक्नोलॉजी में क्या यूज हो रहा है, आई हैव स्पोकन टू हिम एनीवे, आई विल गो एंड स्पीक टू हिम, राइट, यूज क्या है, तो थर्मोमीटर करता है। तो मेरे पास थर्मोमीटर के रेजिस्टेंस को 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखूंगी और उसका ये प्लैटिनम इरिडियम रॉड है थर्मोमीटर है जो, इसको मैंने पहले बार किस में रख दिया, पहले बार में किस में रख दूंगी, चलो मैं निकाल के इसको रख देती हूँ बर्फ में, बर्फ रख दिया, बर्फ कितने का होता है 0 डिग्री का होता है। तो मैंने इसको रेजिस्टेंस निकाला, इसके अंदर में मैंने करंट पास किया और करंट पास किया, यहाँ इसके साथ में मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी लगा करके मैंने यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया, अमीटर लगा करके मैंने इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया और मैंने इसका रेजिस्टेंस को पता किया। और जब मैं इसको बर्फ में रखती हूँ, है ना, यानी कि आई हैव पुट इट इनटू आइस एंड हियर द रेजिस्टेंस व्हाटएवर इट इज शोइंग दैट इज इक्वल टू एम। अब अगला काम मैं स्टीम में डालूंगी इसको, सेम, है ना, मैं इसी वाले जो रेजिस्टेंस को अगला काम क्या करूंगी, मैंने इसको लेती हूँ, करंट भी उसको अंदर पास करती हूँ, लेकिन इस बार इसके चारों तरफ मैंने क्या डाल दिया, तो बोले स्टीम डाल दिया। तो सेम बैटरी को कनेक्ट किया और उसके बाद क्या किया, एमीटर को कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया, इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया, समझो प्लीज, क्या कनेक्ट कर दिया, तो बोले हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। तो बेटा इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ मैंने क्या डाला, तो बोले स्टीम, यहाँ क्या आ गया, तो बोले 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस समय में जो इसका रेजिस्टेंस चेंज होते रहेगा दैट इज इक्वल टू RT। अब आपका यहाँ पर आप किसी फर्नेस पे काम कर रहे हो और उस फर्नेस पे काम करते करते आप क्या कर रहे हो, उसको फर्नेस का टेम्परेचर डालने के लिए उसको थर्मोमीटर को रख दिए, तो थर्मोमीटर पिघलता नहीं, तो अपना मर्क्यूरी वाला फूट जाएगा क्योंकि 300 डिग्री तक ही होता है। अभी मैं 1600 डिग्री के आसपास में रख रही हूँ और मुझे टेम्परेचर को कंट्रोल करवाना है आपसे। आप गए टेम्परेचर को थर्मस जो फर्नेस है ना उस फर्नेस में डाल दिए, पता नहीं कितना टेम्परेचर, तो मैंने फर्नेस में डाला और आपने रेजिस्टेंस निकाला, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर नहीं निकाले डायरेक्टली, आप क्या निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बच्चों, क्या निकाल रहे हो आप, उमेश, उमेश आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, श्रेया आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, पांडे जी, पांडे जी आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, मैम रेजिस्टेंस किसका, किसका, फर्नेस का, हाँ फर्नेस का आप रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हो और ये टेम्परेचर T में है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, RT इज इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा। RT है ना, 0 क्यों लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज टेम्परेचर अगर फर्नेस का T है तो T माइनस 0 हो जाएगा, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला। दूसरा मैंने R100 लिया, R100 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा, चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर RT और R100 के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना था, 100 माइनस 0, तो ये 100 हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना।
दोनों का मैं ब्रैकेट खोल लूं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा टी और आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा इंटू 100। यहां से मुझे क्या मिला, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, है ना, इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। यहाँ क्या मिला, R100 माइनस R0 divided by 100 that is equal to सिर्फ अल्फा। This is equation 100 कहाँ पे, हाँ यहाँ पर R0 भी रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू डाल दूं, अल्फा की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर अल्फा टी मुझे चाहिए क्या, इसको टेम्परेचर निकालना है ना मुझे, तो क्या निकालूंगी, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू अल्फा। बेटा अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल रखी, देखो ये पूरा अल्फा की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू क्या आया, आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 100 इंटू आर नॉट कैंसिल, 100 गया ऊपर, तो टेम्परेचर को निकालने के लिए आर टी माइनस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय आर 100 माइनस आर नॉट। बेटा आपने पहले से ही क्या क्या कैलकुलेट करके रखा हुआ है, आर नॉट पता है, आर 100 पता है, आर नॉट पता है, ठीक है। अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ी, अल्फा की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने की जरूरत पड़ गई थी, बोलिए, आप सिर्फ आर टी निकालते, फॉर्मूला में पहले से कंप्यूटर में डाल के रखते, तो आपका कंप्यूटर का रीडिंग क्या दिखाएगा आपको, आपको टेम्परेचर दिखाएगा, तो आपको मॉनिटर में क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस को भी आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, भैया रेजिस्टेंस वो निकाल रहा है अपना, टेम्परेचर बदला, रेजिस्टेंस बदला, आपको दिखा रहा है ब्लिक 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 ब्लिक, ठीक है। टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करके आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, अभी 1200 हो गया, अभी थोड़ा और गर्मी करो, नहीं 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 1600 हो गया है, 1600 नहीं चाहिए, स्टील बनाने के लिए मुझे 1300 डिग्री चाहिए, कम करो, ठीक है। तो यहाँ से बैठ करके आप एज अ कंट्रोल रूम में बैठ करके आप इसको ऑर्डर दे सकते हो, फर्नेस में जो ऑपरेशन वालों को, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस को यूज करके क्या बना लिया, क्या बना लिया, थर्मोमीटर। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, थर्मामीटर बनाना, यस मैम आ गया। सबको आ गया, पॉज करूं, तो change in resistivity with temperature. This is also a very important topic क्योंकि change तो होता है, कैसे change होता है बेटा, तो लिखेंगे rho t is equal to rho naught 1 plus alpha into change in the temperature. Is it clear? The temperature change हुआ तो साथ साथ आपकी resistivity भी change होती जाएगी. Is it clear? Resistivity भी आपके पास change होती हुई चली जाएगी, ठीक है. Now how resistivity changes in various substances. Resistivity change with temperature in different materials. What is the formula for the resistivity? Please tell me. R is equal to M
डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर। जनरल में क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। अब ये रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स में कैसे चेंज होगा, ठीक है, कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में कैसे चेंज होगा। तो हम पहले देखेंगे, पहले किसमें देखेंगे, हम देखेंगे कंडक्टर्स में, है ना। तो और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर सेमी कंडक्टर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, बना बना के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगली क्लास में आप लोग जरा पढ़ के आइएगा, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो पूरी क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। कंडक्टर्स में टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टाउ तो डिक्रीज होगा, लेकिन जो n में कोई n यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी does not change significantly। बाकी तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है। चेंजेबल वैल्यूज आपको क्या क्या दिख रहे हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से दिख रहे हैं, भैया n वैल्यू हो सकता है, टाउ वैल्यू हो सकता है। तो आपको यहाँ बताया गया टाउ तो कम हो जाता है, लेकिन n की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं होता। तो यहाँ पर अगर रो मैं किसी मेटल का लूं तो क्या होगा, इसके अंदर टाउ कम, टाउ कम क्या हो जाएगा, टाउ कम। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, कब कब, जब व्हेन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो टाउ मेटल का क्या हो जाएगा, तो बोले कम, और रो आपका बढ़ जाएगा, n का ऑलमोस्ट अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो इन सेमीकंडक्टर्स द केस इज स्लाइटली डिफरेंट। तो इन सेमीकंडक्टर ऑल्सो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ तो डिक्रीज होगा, टाउ तो डिक्रीज होगा, है ना। बट द वैल्यू ऑफ n, मतलब n जो होता है दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इन दिस केस आपके पास में क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा और साथ पे आ जाएगा एक और चीज दैट इज कॉल्ड एज द होल्स। तो ये क्या होता है, दैट increases significantly, बहुत ज्यादा आपका ये बढ़ जाएगा। तो जिसके चलते हमारा जो रो का वैल्यू है किसके अंदर, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला का बताओ, वैल्यू m डिवाइडेड बाय e स्क्वायर इनटू टाउ m। टाउ में कोई चेंजेस तो है ना, यहाँ पर n होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पर ही क्या होना चाहिए, इट इज n। n मतलब चार्ज मीटर है भाई। जस्ट 1 सेकेंड। हो गया, इसमें क्या रहना चाहिए, n। तो n की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़, n बढ़, तो
रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी रेजिस्टिविटी कम यानी सिग्मा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इस केस में, इंक्रीज। इसमें कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मेटल में टेम्परेचर बढ़ाओ तो कंडक्टिविटी घटती है। सेमीकंडक्टर्स में अगर अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाए तो क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करने लगती है। So there is a difference in the behavior due to increase in the temperature. Is this clear? Yes. Now, then the last one I need to tell you that कि आपके पास में जो ओम्स लॉ अपन लोगों ने पढ़े थे ना, वो लॉ है ये, वो बहुत सारे इसमें वेरिएशंस हमको मिलेंगे, राइट? सो दैट इज ओम्स लॉ is not a law. Ohm's law is not a law क्योंकि फिजिक्स के जो लॉ होते हैं ना वो चेंज नहीं होते हैं, क्लियर? राइट, क्योंकि इसमें डेविएशंस फ्रॉम द, उसमें नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमारे पास में जो ओम्स लॉ को नहीं ओबे करते हैं। तो इसके बारे में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, थर्मिस्टर्स में होगा और ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो काइंडली ऑल ऑफ यू कम प्रिपेयर्ड, ठीक है? Yes, मैं अभी भेज रही हूँ आप लोगों को पीडीएफ, ठीक है? थैंक यू। एनी डाउट्स तो प्लीज वेट। बाय मैम।